राता जहाग जहाग के मेहनताए कितियाँ। कैसे हैं आप सभी चैंपियंस? कैसी चल रही है तैयारी? अरे दीदी मत पूछो यार, दुखड़ा हमारा अब थर्ड सेम के एग्जाम देके हटे थे, अभी अभी एक और भांडा सिर पे फूट चुका है कि फोर्थ सेम में तीन सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं और तीनों का एग्जाम भी एक ही दिन होना है। अरे भाई कोई बात नहीं, इतने दुख में क्यों हो? आ तो गई तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें पढ़ाने के लिए। अब की बार है ना, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ के चलेंगे ताकि एंड टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे तुम्हारे सिर पे बर्डन ना आए। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। पैथोलॉजी होता क्या है एग्जैक्टली, इसके अंदर पढ़ना क्या क्या, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो मुझे तो आप सभी जानते ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 नर्सिंग टाइटन्स। आई एम तुलसी सिंह, योर फेवरेट नर्सिंग एजुकेटर, और मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा नर्सिंग का सेमेस्टर वाइज प्रेपरेशन करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पैथोलॉजी से। एग्जैक्टली पैथोलॉजी होता क्या है पहले मैं वो बताती हूँ, फिर हम चैप्टर पे आएंगे। पैथोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डिजीज। इट इज साइंटिफिकली स्टडी ऑफ द डिजीज। जितनी भी डिजीज की हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सारी की सारी क्या है, पैथोलॉजी के अंदर आती है। अब अगर मैं मेनली बताऊं ये फोकस किसके ऊपर करता है, तो ये फोकस करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन सेल। जितने भी स्ट्रक्चरल, या तो स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ आ रही है या फिर फंक्शन में भी अगर कोई गड़बड़ आ रही है ना, किसी सेल के कोई चेंज आ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। अब मुझे कोई ये तो नहीं बोलेगा दीदी हमें पैथोलॉजी का मतलब नहीं पता है। अरे पता चल चुका है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं और अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं धमाके से। अब मुझे ये बताओ एग्जैक्टली फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? अरे दीदी हमें पता है कि इस चैप्टर का नाम है सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस एंड इंजरी, कि एक सेल जो है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है किसी स्ट्रेस में या किसी इंजरी में। अरे अगर तुम्हारी दुनिया में दुख आ रहा है तो इस बेचारे सेल की दुनिया में भी तो दुख आ रहा होगा। अगर तुम्हें कहीं ना कहीं चोट लग रही है तो इस सेल के अंदर भी तो कहीं ना कहीं चोट लग रही होगी, तो वही हमें पढ़ना है एग्जैक्टली। अब अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली होता क्या है ना, कि एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूँ करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली सेल होता कैसा है, वो नॉर्मल न्यूट्रल बिहेव कैसे करता है। तो होम्योस्टेसिस और स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेस जैसे ही आया सेल शुरू करेगा अडेप्ट करना, क्योंकि हमारा बेसिक नेचर ही क्या है कि जैसे ही कुछ होगा पहले तो हम अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सेल भी क्या कर रहा है, अडेप्टेशन कर रहा है। अब वो अडेप्ट कैसे करेगा वो तो आपको वीडियो के अंदर देखना पड़ेगा। और वहीं पर अगर मैं बताऊं कि आगे चल के ये इंजरी को थ्रेशोल्ड कैसे करता है, रिवर्स करता है, इरिवर्सिबल डैमेज लेके आता है, ये क्या, अब एक टाइम तक तो आप अडेप्ट करोगे, उसके बाद क्या होता है, या तो आप टूटने शुरू होगे, और टूटना या तो आप ऐसा टूटोगे कि धमाकेदार कमबैक करोगे, या फिर ऐसा टूटोगे कि दोबारा कभी जुड़ ही नहीं पाओगे। एंड एट द लास्ट हमारा जो होता है वो होता है सेल की डेथ होगी, या फिर एक्यूमुलेशन हो जाएगी उसके अंदर किसी चीज की, या तो आप मर जाओगे या अंदर ही अंदर घुटते रह जाओगे पूरी जिंदगी। अब एग्जैक्टली हम लोग को शुरू करना है होम्योस्टेसिस एंड इंट्रासेलुलर स्ट्रेस से। अब होम्योस्टेसिस होता क्या है ना, अगर मैं होम्योस्टेसिस की बात करूं तो एग्जैक्टली हमारा जो सेल है वो बैलेंस कर रहा है। बैलेंस्ड जो स्टेट होती है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। अरे होम्योस्टेसिस का तो मतलब ही पता है कि जो इक्विलिब्रियम रखता है, जो बैलेंस करके रखता है चीजें, तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि बैलेंस करने वाली घड़ी है ये, है ना। ये क्या करेगी, बैलेंस करेगी एग्जैक्टली। होम्योस्टेसिस का मतलब अगर मैं एक वर्ड के अंदर पूछ लूं तो क्या बोलोगे कि दीदी इसका मतलब होता है बैलेंस करना। क्या होता है, बैलेंस करना। अब वहीं पर स्ट्रेस क्या है हमारा, किसी भी तरीके का सेलुलर स्ट्रेस अगर मैं बात करूं तो किसी भी तरीके का या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल कोई फोर्स आ रहा है जिसकी वजह से सेल के ऊपर आ रही है प्रेशर। अब किसी भी इंसान के ऊपर अगर हम इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरीके का प्रेशर देंगे तो ऑब्वियसली बात है भैया वो स्ट्रेस में तो आएगा ना। तो वही जो है वो क्या है, स्ट्रेस है, कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए उसको पुश किया जा रहा है कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा कंफर्ट जोन, अब बाहर आओ। जैसे मैं तुम्हें फोर्स करती हूँ ना, जिस वजह से तुम्हें स्ट्रेस होता है, अरे दीदी फिर आ गई डंडा लेके तो भैया मैं आऊंगी तुम्हारे जोन में तो लेके आऊंगी। तो जो कंफर्ट जोन से मैं तुम्हें बाहर निकाल रही हूँ वो तुम्हारा स्ट्रेस बन रहा है। वैसे ये इंटरनल या एक्सटर्नल जो फोर्स है, ये जो डिमांड है ना, ये सेल के ऊपर फोर्स डाल रही है, भैया तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, जो कि सेल को स्ट्रेस दे रहा है। बात समझ आई, पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगर मैं बताऊं कि एग्जैक्टली 7 स्टेजेस क्या क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें जो सेल को भी गड़बड़ा सकती हैं, जो सेल को बोलेंगी भैया तुम बाहर निकलो।
तो एग्जैक्टली अगर मैं सेलुलर इंजरी की बात करूं जिसकी वजह से वो 7 स्टेप्स जिनकी वजह से सेल के अंदर इंजरी होती है, तो सबसे पहले तो याद कर लो फिजिकल एजेंट। फिजिकली कोई आया है, फिजिकली कौन आ सकता है, या तो कोई ट्रॉमा आ सकता है, या उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर बर्न हो गया है, या फिर कोई रेडिएशन आ गई है। क्या क्या हो सकता है, या तो कोई ट्रॉमा आया है, जल्दी जल्दी बोलना शुरू करो, मेरे साथ साथ बोलो, या तो कोई ट्रॉमा आ गया है, या फिर क्या हो गया है हमारा, बोलो 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 बोलो, बर्न हो गया है। क्या हो गया है, बर्न हो गया है, या फिर क्या हो गया है, कोई रेडिएशन आ गई है, तो रेडिएशन लिख दो। बात समझ आई, बोलिए जी, क्लियर हुआ पॉइंट? यही तीनों चीजें मैंने अभी भी बताई। अब उसके अलावा क्या हो सकता है ना यहाँ पे कि कोई केमिकल एजेंट आ गया है। केमिकल एजेंट के अंदर है ना, सिर्फ केमिकल्स याद कर लो, 2-3 केमिकल याद कर लो, टंटे खत्म। ड्रग हो गया कोई, पॉइजन हो गया कोई, या फिर एल्कोहल हो गया कोई, एल्कोहल, पॉइजन या फिर कोई ड्रग हो गई, तो वो तीनों किसके अंदर आ जाती है, केमिकल एजेंट्स के अंदर आ जाती है। तीसरी अगर मैं बात करूं, इन्फेक्शियस एजेंट। अब कोई इन्फेक्शन अगर सेल के अंदर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको डिस्टर्ब तो वो करेगा। तो बैक्टीरियल एजेंट के अंदर हम लोग, इन्फेक्शियस एजेंट के अंदर हम लोग गिनेंगे, बैक्टीरिया हो गया हमारा, वायरस हो गया हमारा, फंजाई हो गया, तो ये तीनों इसके अंदर आ जाते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं, और भी ऐसी कंडीशंस होती है जैसे हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है ना कि जो हमारी ऑक्सीजन है ना वही नीचे की साइड आ गई है। अब ऑक्सीजन जितनी चाहिए थी उसको नहीं मिल पा रही, उससे कम 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 मिलती आ रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि हमारा सेल परेशान हो गए, बोले भैया अरे तुमको नहीं आना तो ना आओ रे, हम तो चले। तो ये क्या है, ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, और ये मोस्ट कॉमन रीजन होता है जिसकी वजह से सेल डेथ होती है, जिसकी वजह से सेल स्ट्रेस में आता है। उसके बाद न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, या तो ओबेसिटी होगी, बेचारे सेल को सांस लेने की जगह नहीं मिल पा रही है फैट की एक्यूमुलेशन की वजह से, या फिर माल न्यूट्रिशन हो गया, उसको एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। अगर उसके बाद बात करूं तो जेनेटिक हो सकता है, या तो म्यूटेशन में कोई गड़बड़ हो गई, या तो म्यूटेशन हो गई है किसी जीन के अंदर। म्यूटेशन कैसे कि एक पर्टिकुलर जीन है उसके अंदर कोई एक पॉइंट म्यूटेट हो गया है, म्यूटेट होने की वजह से हो सकता है, या फिर डाउन सिंड्रोम, कोई मतलब कि एक पर्टिकुलर सेल है वो ऐड हो गया है, सब्ट्रैक्ट हो गया है, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये किसके अंदर होता है, ये मुझे आप बताएंगे। मुझे जहाँ तक पता है, आप लोगों को पता होगा 45, इसके आगे का आप खुद देख के आएंगे कि कौन से वाला क्रोमोसोम जाता है, और ये सिम्टम, ये जो डिजीज है ये मेनली देखी किन के अंदर जाती है, ये आप देख करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो सकता है, या तो ऑटो इम्यून हो गया है कि हमारा खुद का इम्यून हमें नहीं जीने दे रहा है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी एनाफाइलेक्सिस हो गया है। हाइपर सेंसिटिविटी एनाफाइलेक्सिस की बात करूं अगर मैं, तो क्या हो रहा है कि बाहर से कोई आ गया है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम उसे दुश्मन समझ रहा है, और फिर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी को हार्म कर रहा है, होस्ट की बॉडी को हार्म कर रहा है, वो भी किसी हार्मलेस सब्सटेंस के लिए। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, समझ लीजिए बात क्या है एग्जैक्टली। किसी एनाफाइलेक्सिस का मतलब क्या है, किसी हार्मलेस सब्सटेंस की वजह से होस्ट की बॉडी को हार्म किया जा रहा है। किसकी बॉडी को, होस्ट की बॉडी। बात समझ आई, पॉइंट क्लियर हो गया, एग्जैक्टली समझ आया जी, बिल्कुल हमें समझ आ गया। तो अगर उसके बाद में बात करूं तो सेलुलर एडेप्टेशन क्या होती है, पहले हम लोगों ने देखा कि किस किस वजह से वो होता है, ठीक है। होम्योस्टेसिस स्ट्रेस में किस किस वजह से आता है, स्ट्रेस में आप पता चल गया, या तो फिजिकल आएगा, केमिकल, या फिर इन्फेक्शियस की वजह से आएगा। हाइपोक्सिया हो गया है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गया है, जेनेटिक म्यूटेशन है, या फिर किसी भी तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, हमारा इम्यून ही कोई गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है ना कि हमारा सेल अडेप्ट कैसे करता है। अब हमारा सेल अडेप्ट करता है 4 सिचुएशन में। 4 सिचुएशन कौन कौन सी है, या तो हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या होता है मुझे ये बताइए। अरे हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि सेल जो है ना वो बढ़ गया, बिगर इन साइज हो गया। हाइपरप्लेजिया दूसरी सिचुएशन होती है जिसके अंदर सेल्स ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा एट्रोफी, जिसके अंदर सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। एंड फोर्थ बनाता है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया के मतलब क्या है, सेल जो है वो चेंज हो जाता है, एक नॉर्मल सेल खुद को चेंज कर लेता है डिफरेंट सेल के अंदर। अगर मैं डेप्थ में इस टॉपिक पे बात करना चाहूं तो चलिए जी हम लोग हाइपरट्रॉफी से शुरू करते हैं। हाइपरट्रॉफी एग्जैक्टली क्या होता है मुझे पहले तो ये बताइए, बताओ बताओ, शाबाश। हाइपरट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है कि जो हमारा सेल है ना, जो भी हमारा सेल है वो बिगर इन साइज हो गया है, बिगर इन साइज।
बिगर इन साइज। और अगर मैं और ज़्यादा डेप्थ में बात करूँ तो ये कुछ हमारा नॉर्मल सेल था, ये देखो हमारा नॉर्मल सेल था भैया, और अब ये क्या हो गया है, ये कुछ ऐसा सा हो गया है। ये क्या है, एक एबनॉर्मल एडेप्टेशन, एक एबनॉर्मल स्टेज है। ये हमारा सेल जो है अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। बात समझ आई? बात समझ आ गई? पॉइंट क्लियर हुआ? ये है हाइपरट्रोफी। अब वहीं पर अगर मैं हाइपरप्लेजिया की बात करूं ना, यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। एक बात याद रखना, यहाँ पे क्या होगा, नंबर इंक्रीज हो जाता है हमारे सेल का। इंक्रीज इन नंबर, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर, नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जहां पर अभी हमारे पास 3 सेल्स थे, अब ये लगा के चलो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास, अरे भैया रुको 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास 3 अगर सेल हैं तो ये कितने हो जाएंगे, अब हमारे पास नंबर इंक्रीज हो जाएगा सेल्स का, और यहाँ पे हमारे पास अनंत वाले सेल आ, ठीक है, यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो जाएगा। मैं और भी सेल्स बना के समझाने के लिए बना देती हूँ। यहाँ पे नंबर सेल्स हो इंक्रीज हो गया है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल सेल है, ये क्या है, हमारा एबनॉर्मल सेल है, एबनॉर्मल कंडीशन आ गई है। और वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, और यहाँ पे ये हमारी एबनॉर्मल आ गई है। पॉइंट क्लियर हो गया? और वहीं पर अगर मैं आगे बात करूं कि आपके अगले जो है क्या आती है हमारी थर्ड, जो अभी अभी मैंने बताई थी, क्या बताई थी, बताओ बताओ, शाबाश। अभी अभी मैंने बताया था कि 2 और आती हैं, एक को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रोफी, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, शाबाश। दूसरे वाला क्या था, अरे बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ बताओ बताओ, बताओ, शाबाश, मेटाप्लेजिया। अब एट्रोफी के अंदर क्या हो रहा है ना, कि एट्रोफी भैया बोल रहा है, अरे यार एट्रोफी एग्जैक्टली क्या हो गया है ना, कि मेरा सेल तो श्रिंक करने लग गया है। श्रिंक कैसे कर रहा है, मुझे ये बताइए। श्रिंक वो कुछ ऐसे कर रहा है, यहाँ पे हमारा जो सेल है ना वो श्रिंक करना शुरू करता है। श्रिंक का मतलब क्या है, एग्जैक्टली जो ये हमारा सेल है, ये पहले इतना था, अगर ये नॉर्मल कंडीशन है हमारे सेल की, तो अब ये श्रिंक होने लग गया है। बात समझ आई? पॉइंट क्लियर हो गया? एग्जैक्टली समझ आया मैंने क्या बोला? और वहीं पर मेटाप्लेजिया के अंदर क्या हो रहा है ना, कि मेटाप्लेजिया की अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा सेल ही मेटा कर रहा है। मेटा AI से याद रखना कि यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल सेल है वो क्या कर रहा है, खुद को चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है नॉर्मल सेल को डिफरेंट सेल, चेंज इन डिफरेंट सेल। वहीं पर अगर मैं बताऊं कि हमारा नॉर्मल सेल अगर ऐसा कुछ दिख रहा था, तो अब ये कैसा दिखेगा, ये अपने आप को बदल के कुछ ऐसा दिखा देगा। बात समझ आई? ये क्या है, अब हमारा एबनॉर्मल जो मेटाप्लेजिया हो गया है, और ये हमारा क्या था, नॉर्मल सेल था। बताइए जी, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक समझ आया? एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अब एक बात याद रखना, ये वाला जो है महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 3 नंबर में आए या 5 नंबर में आए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। ये चीज याद रखना। अब ध्यान से नोटबुक पेन निकाल ही लिया है ना, अब अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट अब बताया मैंने और अब समझ आ गया है, तो नोटबुक पेन निकालिए और लिखना शुरू कीजिए कि एग्जैक्टली पहली जो होती है हाइपरट्रोफी होती है। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या है, कि जो हमारा सेल है ना उसके साइज में इंक्रीज आ रहा है। हाइपरट्रोफी, ट्रॉफी बड़ी होती है, तो क्या है, ट्रिक है याद करने की कि ट्रॉफी मतलब बड़ा, प्लेजिया मतलब पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या याद रखेंगे आप लोग, ट्रिक बता रही हूँ, वैसे लिख लीजिए। प्लेजिया का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन से याद रखिए, और पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन तो ज्यादा ही होती है, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन देख लीजिए तो क्या है, इंक्रीज हो रही है। एट्रोफी का मतलब क्या है, कि जो हमारा सेल है वो श्रिंक हो रहा है। ए मतलब अपसेंट, अपसेंट से समझ जाइए, अरे अपसेंट मतलब छोटा, ठीक है, या फिर ये अल्फाबेट ए सबसे पहले आता है तो मतलब सबसे छोटा अल्फाबेट है। ट्रिक के लिए मतलब ऐसे याद करने के लिए कि एट्रोफी सबसे पहले आता है, मतलब छोटा नंबर है, 1 नंबर पे आ रहा है, तो ये क्या है, साइज जो है इसका श्रिंक कर जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, नॉर्मल से स्मॉल हो जाएगा। बात समझ आई? और वहीं पर मेटाप्लेजिया, अरे मेटा तो करता ही रहता है चेंज, मेटा
AI जो है हमारा, ये तो करता ही रहता है चेंज, तो इसका मतलब है चेंज। बताइए जी, सबको समझ आया? अरे भैया ये तो इरेज भी नहीं हो रहा है, अब कोई नहीं, वो हो जाएगा, एग्जैक्टली वहां पे चेंज आएगा। क्लियर हो गए चारों पॉइंट? अब एग्जैक्टली अगर मैं थोड़ा और डेप्थ में बता दूं तो हाइपरट्रॉफी जो होता है हमारे पास, हाइपरट्रॉफी जो है इंक्रीज इन साइज होता है इंडिविजुअल सेल का। मैकेनिज्म क्या है कि इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं इसके अंदर, तो प्रेग्नेंट यूट्रस आप बात कर सकते हैं। प्रेग्नेंट यूट्रस जो होता है वो नॉर्मल जो यूट्रस होता है वो कम होता है साइज में, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस का साइज बढ़ने लग जाता है, तो वही तो है हाइपरट्रॉफी। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर और बात करें तो एनलार्ज लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होने के बाद जो हमारा वेंट्रिकल है उसका साइज बढ़ जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब उसके बाद आता है हमारा हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या है? अभी मैंने बताया था कि पॉपुलेशन हो रही है। पॉपुलेशन मतलब कि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है। ये हमें किसकी वजह से देखने को मिलता है? स्टेम सेल एक्टिवेशन और सेलुलर डिवीजन की वजह से देखने को मिलता है। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन होती है मेल के अंदर। पॉइंट क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलिए जी, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, किस बात की देरी। अब आता है हमारा एट्रोफी। अभी बताया था कि साइज जो है वो छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, श्रिंक हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ सेल सब्सटेंसेस। अरे एक बात बताओ, अच्छा खासा मोटा तगड़ा आदमी था, ठीक है, मस्त उसका वेट था, मस्त उसका बॉडी मास इंडेक्स था। अब कुछ टाइम के लिए उसको हो गया है बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट ये नहीं है एक हफ्ते के लिए, उसका हो गया 1 साल के लिए। अब आप उसको 1 साल के बाद जब उस तगड़े इंसान को देखोगे ना, तो उसकी बॉडी अपने आप से श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि वो बॉडी की एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यही जो कंडीशन है एग्जैक्टली क्या होता है? मसल वेस्टिंग इन अ पेशेंट विद कास्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। अगर कोई अच्छा खासा इंसान भी बेड रेस्ट पे 1-1.5 साल के लिए जा रहा है तो उसको भी दिक्कत देखने को मिलती है, उसको मसल वेस्टिंग देखने को मिलती है। अब कॉज क्या है? डिसयूज या फिर डिमिनिश्ड बॉडी सप्लाई, ब्लड सप्लाई। अरे आप हर टाइम लेटे रहोगे, आपकी बॉडी एक्टिविटी नहीं कर रही है, एक्टिविटी नहीं कर रही है, तो ब्लड सप्लाई कहाँ से ही अच्छे से हो पाएगी? तो नहीं हो पाएगी। इसके बाद आता है आपका मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया के अंदर मेटा AI याद रखना कि चेंज करता रहता है, हर टाइम चेंज करता रहता है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस लेके आता रहता है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट होती है अडल्ट सेल टाइप की अनदर सेल टाइप से। मैकेनिज्म क्या है? रीप्रोग्रामिंग ऑफ सेल, स्टेम सेल्स जो है ना उनकी रीप्रोग्रामिंग हो रही है हैंडल हार्श इन्वायरमेंट। कि एक सेल है वो हार्श इन्वायरमेंट को नहीं अडेप्ट कर पा रहा है, तो दूसरा सेल आगे बोलेगा अरे कोई बात नहीं, कर देता। बात समझ आई? अब इसका क्लिनिकल क्या है कि स्मोकर लंग, जो हम जो ऐसे हैं जो स्मोक करते रहते हैं, तो उनके अंदर ये कंडीशन थी। एग्जैक्टली क्या होता है ना कि सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम जो है वो चेंज हो जाते हैं टफ स्क्वेमस एपिथेलियम के। पॉइंट क्लियर हो गया? इतना समझ आ गया ना? अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपनी इंजरी। इंजरी के अंदर क्या होता है ना, जब कभी ठोकर लगती है ना तो 2 ही रास्ते दिखते हैं, या तो हम उस गम में डूबे रहेंगे, वही बन के टूटा हुआ कांच हूं मैं, टूटा हुआ कांच हूं मैं, वो कांच बन के रहोगे बस, एक टूटा हुआ बिखरा हुआ बस। और अगर रिवर्सिबल पे आ गए ना, या तो ऐसा होगा कि टूटे हुए हो बस, या फिर ऐसा हो जाएगा कि भैया मेरे से तगड़े वाला कमबैक कोई करके दिखाए, और ऐसा कमबैक मारोगे ना कि बस। तो यहाँ पे हमारा सेल भी यही काम कर रहा है। जैसे ही इंजरी हो रही है ना, ये 2 काम कर रहा है, या तो ये रिवर्स कर जाएगा या फिर ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। भैया अब मैं बदल ही नहीं रहा, अब मैं नहीं, अब मैं टूट गया तो मैं टूटा हुआ ही हूँ, और अगर मैं जुड़ गया तो मैं जुड़ा हुआ ही हूँ। रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, इरिवर्सिबल के अंदर यही होता है, और रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है कि हाँ मैं खुद को दोबारा से उस सिचुएशन में ले आऊंगा कि मैं कर सकता हूँ। अब एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर सेल स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब कि थोड़ा बहुत स्वेलिंग आ जाएगी सेल के ऊपर, फैटी चेंजेस आ जाएंगे, जो जैसे ही स्ट्रेस जाएगा वो सेल दोबारा से रिकवर कर लेगा। एग्जैक्टली अभी मैंने क्या बोला, 2 तरीके का होता है हमारा। अगर 2 तरीके से मैं बात करूँ तो कैसे हो रहा है, ये जो माइक है ना भैया जी, हमारे माइक थोड़ा सा डांस करके दिखा रहे हैं हमको। अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली हमारा सेल क्या बोल रहा है, सेल के अंदर 2 कंडीशन आ रही हैं। सेल्यूलर एडेप्टेशन की अगर मैं बात करूं, इंजरी की बात कर लेते हैं, चलो
सॉरी मैं भूल गई थी कि अडेप्टेशन तो हो गया है दीदी हमारा। अरे चीख चीख के बता दिया करो, इधर कानों तक सुनाई देना चाहिए। और अब ये दो काम करेगा, क्या करेगा, या तो ये रिवर्सिबल चेंज लेके आएगा या फिर ये इरिवर्सिबल चेंज लेकर के आएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये या तो ये रिवर्सिबल लेके आएगा, रिवर्सिबल हुआ तो जैसे ही हमारे ऊपर से स्ट्रेस गया, स्ट्रेस गायब, जैसे ही क्या होगा, हमारा स्ट्रेस जाएगा ना, स्ट्रेस जाते ही ये क्या बोलेगा कि हाँ भैया अब आओ तुम। स्ट्रेस के जाते ही नहीं रहा स्ट्रेस, ये जाते ही बोलेगा अब मैं रिकवर करने की हिम्मत रखता हूँ, रिकवर्स। अब वहीं पर दूसरा क्या आएगा हमारा, इरिवर्सिबल। क्या आएगा, इरिवर्सिबल। अब दूसरा क्या आया हमारा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ने बोला भैया हमसे तो ना हो पाएगा। इरिवर्सिबल ने क्या बोला, भैया हमसे तो ना हो पाएगा। और वैसे ही जैसे इरिवर्स हुआ तो इसके ऊपर से स्ट्रेस जाए या रहे इसको नहीं फर्क पड़ता, स्ट्रेस या तो रहे या फिर जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये खुद में रिकवरी नहीं करेगा, ये खुद में रिकवरी नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट समझ आए। अब फटाक से बता दूं क्या होता है एग्जैक्टली इनके अंदर। चलो, इसके अंदर ये सेफ जोन में है, जैसे ही स्ट्रेस गया इसने खुद को रिकवर कर लिया। ये एक तरीके से क्या दिखा रहा है अगर रिवर्सिबल में, कि थोड़ा बहुत सेल सूज गया है या फिर उसके अंदर फैटी चेंजेस आ गए हैं। वैसे ही रिवर्सिबल के अंदर क्या होगा ना कि सीवियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होनी शुरू हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल जो है, माइटोकॉन्ड्रिया वो रेन होना मतलब कि खराब होना शुरू हो चुका है और न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होने लग गया है। अब ये ऐसी है ना, यहाँ पे ये सेल की डेथ करवा के ही पीछा छोड़ेगा। अब ये बोलेगा भैया तू जा रहे। अरे वो होते ना कुछ लोग देवदास बन जाते हैं, तो ये वही है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया, बताओ मुझे, समझ आ गया सभी को। अब नेक्रोसिस आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्रोसिस। अब क्या है, सेल डेथ की तरफ चल पड़ा है। इरिवर्सिबल हो गया ना, अब सेल डेथ की तरफ चल चुका है। अब नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी, मैं बता दूं अगर, ये एक ऐसी सेल डेथ है जो बिना प्लान के हो रही है। बात समझ आई, बताओ जी। ये एक ऐसी सेल डेथ है जो बिना प्लानिंग, मतलब एकदम से ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, ऑक्सीजन गया, ब्लड सप्लाई गई, ये डेथ की तरफ, सेल डेथ होना। बेसिकली क्या है नेक्रोसिस का मतलब, सेल डेथ होना जहां पर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही है और ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही है। अब वो है ना कुछ तरीके का होता है एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो सेल डेथ जो है वो कुछ तरीके की हमें दिखाई गई है। जैसे एक होता है कोएगुलेटिव। कोएगुलेटिव का मतलब अब क्या है ना कि हमारा ये जो है किडनी और किसके अंदर, हार्ट के अंदर देखा जाता है बेसिकली इस्चीमिया की वजह से, ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से यहाँ पे कुछ ऐसे कोएगुलेटिव फॉर्म तुम्हें देखने को मिलेगी सेल के अंदर। दूसरा आता है लिक्विफेटिव। लिक्विफेटिव का मतलब क्या है ना कि देखो सेल जो है अच्छा खासा था लेकिन अब ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गया है। यहाँ पे मतलब लिक्विड सा आने लग गया, कुछ लिक्विड में कन्वर्ट। टिश्यू डाइजेस्ट इनटू लिक्विड मास। टिश्यू एक लिक्विड मास के अंदर डाइजेस्ट हो चुका है। अच्छा खासा था ना हमारा टिश्यू, लेकिन अब वो क्या हो गया है, लिक्विड मास में आ गया है। अब अगर मैं ये एग्जैक्टली बताऊं कि कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रेन इन्फार्क्ट्स के अंदर देखने को मिलता है या फिर बैक्टीरियल एब्सिसिस के अंदर हमें देखने को मिलता है। कैसियस मतलब क्या है, कैसियस से याद रखना चीज, चीज याद रहेगी ना, ये चीज के जैसा दिख रहा है। देखो चीज ऐसी ही होती है कुछ कुछ, ये चीज की तरह देखने को मिलता है और ये ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज होती है ना उसके अंदर देखने को मिलता है। ऐसे टिश्यू जो है चेंजेस हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। और गैंग्रीनस क्या होता है, यहाँ पे तो सड़ जाता है, गल जाता है, बिल्कुल मतलब खराब हो जाता है। देख सकते हो इसकी हालत कितनी खराब हो चुकी है। और ये लिम्स के अंदर नेक्रोसिस हो गई है लिम्स के अंदर, तो वहाँ पे देखने को मिलता है। बात समझ आई, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सीवियर जब मतलब कि डेथ हो जाती है ना, सीवियर इस्चेमिक नेक्रोसिस होता है, तो वहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, चार बातें बताइए उन्हें। कोएगुलेटिव का मतलब क्या है, कुछ कुछ कोएगुलेशन की तरह देखने को मिल रहा है, हार्ट और किडनी के अंदर ये मोस्टली देखने को मिलता है। सेकंड मैंने बताया लिक्विफेटिव। लिक्विफेटिव जो है, लिक्विड जो हमारा नॉर्मल जो टिश्यू था वो डाइजेस्ट हो चुका है लिक्विड मास के अंदर, ये हमें ब्रेन इन्फार्क्ट्स या फिर बैक्टीरियल एब्सिसिस के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने बात की
कि हमारा जो कैसियसिस है, चीज लाइक, सी फॉर कैसियसिस और सी फॉर चीज लाइक, हमें ये देखने को मिलता है और ये जो है ट्यूबरक्लोसिस डिसीज के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद आता है गैंग्रीनस, जब हमारा सीवियर इस्चेमिक नेक्रोसिस होता है तो लिम्स के अंदर, तब ये ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। बात समझ आई जी? बताइए सभी को क्लियर? अब दो डिजीज है, या तो हम जानबूझ के सेल को मार रहे हैं या फिर सेल बेचारा बिना मतलब ऑक्सीजन सप्लाई के और ब्लड सप्लाई के मर रहा है। अब जो हम लोग प्रोग्राम्ड सेल डेथ कर रहे हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। तो आइए फटाफट से एपोप्टोसिस भी बता देती हूँ आपको और नेक्रोसिस के बीच का डिफरेंस भी बता देती हूँ। ये है हमारा 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो याद करना, कोई नहीं भूलेगा। अब एग्जैक्टली अगर मैं सेल साइज की बात करूं यहाँ पर, तो ये श्रिंक हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं सेल साइज की बात कर रही हूँ तो ये श्रिंक हो जाता है, और वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये स्वेलो हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है इसके अंदर, अभी अभी मैंने बताया था। अगर मैं नेचर की बात करूँ, अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम्ड होता है, सुसाइड हो जाती है, मतलब हम सुसाइड कर रहे हैं किसी सेल की। अभी मैंने इस पॉइंट से पहले ही बताया था कि कैसा है एपोप्टोसिस, क्या है एग्जैक्टली, कि हम लोग सेल की प्रोग्राम्ड डेथ कर रहे हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सेल को हमें मारना है। तो वो जो है ये क्या है, प्रोग्राम्ड सुसाइड है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, और ये श्रिंकेज दिखाता है। वहीं पर ये जो है एक्सीडेंटल हो जाता है, मतलब अपने आप से ही ये डेथ हो जाती है सेल की, और ये स्वेलिंग दिखाता है। पहले बात समझ आई? इसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर इंटैक्ट होती है लेकिन यहाँ पर तबाह हो जाती है, डिसरप्टेड हो जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लामेशन की बात करूँ, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हमको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन वहीं पर यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंट इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है। अगर मैं वहीं पर बात करूँ इसका रोल, तो ये मोस्टली फिजियोलॉजिक है, फिजियोलॉजी के अंदर चेंजेस लेके आ रहा है, लेकिन ये पैथोलॉजी का, ये सेल के अंदर जाके गड़बड़ कर रहा है। ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर चेंजेस लेके आ रहा है, लेकिन इसको तो भैया हम मार रहे हैं ना, तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस ज्यादा देता है। बात समझ आई? अब अगर मैं आगे बात करूं एग्जैक्टली इंट्रासेलुलर जो है, सेलुलर बैगेज कैसे होते हैं, मतलब एग्जैक्टली सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा लिपिड के अंदर हो सकता है। लिपिड के अंदर क्या होगा, एक्युमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड हुई तो फैटी लीवर हो सकता है, नॉर्मल जो लीवर है वो चेंज हो जाएगा फैटी लीवर के अंदर। तो अल्कोहल एब्यूज वाले पेशेंट्स के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, बताओ, तो ये यहाँ पे क्या है, पॉइंट कैसे लिख के आओगे, अल्कोहल एब्यूज वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर क्या हो रहा है, फैटी चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फैटी चेंजेस हो रहे हैं। अब फैटी चेंजेस होंगे तो यहाँ पे लीवर फैटी हो जाएगा, फैटी लीवर। बात समझ आई सभी को? पॉइंट क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? अब सेकंड आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के अंदर क्या हो रहा है ना, कि जो हमारा ग्लूकोज का इंटेक है ना, वो एबनॉर्मल हो रहा है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो रहा है। वो किसके अंदर, हमें अब ग्लूकोज की जहाँ पे बात आ जाती है ना, हमें अपने आप याद आ जाता है, अरे ये तो हम लोग डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बात कर रहे थे, गजनी बन के याद आ जाता है। गजनी को जैसे एकदम से याद आता था ना, वैसे ही हमें भी याद आ जाता है, अरे ये तो डायबिटीज मेलाइटस की बात चल रही है, ग्लूकोज के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो ये ग्लाइकोजन। तीसरी अगर मैं बात करूँ प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन जो है फोल्डिंग इश्यूज आने लग जाते हैं, और ये हमें देखने को मिलता है रीनल डिजीज के अंदर। प्रोटीन से रिलेटेड अगर कोई बात चल रही हो ना, तो आंख बंद करके काम करना, रीनल का लिखा। ग्लाइकोजन से रिलेटेड चल रही है तो डायबिटीज मेलाइटस कराना, ठीक है। और वहीं पर लिपिड की बात चल रही है तो ट्राइग्लिसराइड्स तो किसके अंदर है, यहाँ की मैं बात कर रही हूँ फैटी लीवर के अंदर लिखा। अब पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, पिगमेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कोई बाहर से पिगमेंट आ रहा है या फिर हमारी बॉडी का कोई पिगमेंट है। अगर बाहर से आ रहा है तो एक्सोजेनिक, ठीक है। एक्सोजेनिक मतलब क्या है, बाहर से। एक्सोजीनस का मतलब क्या है, बाहर वाला, ठीक है। यहाँ बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल है। और एंडोजीनस का मतलब क्या है, हमारी बॉडी का है। अब बाहर से क्या आ सकता है, या तो कोल आएगा, ठीक है, कार्बन, कोल, डस्ट, ये सारी चीजें आ रही हैं। और हमारी बॉडी से आ रहा है तो मेलानिन, ओल्ड ब्रूशेस, ठीक है। बात समझ आएगी? पॉइंट क्लियर हो गया ना? अच्छा, ब्रूशेस का मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ।
हमारी बॉडी के अंदर है ना नील पड़ जाते हैं अपने आप से, है ना ऐसे शरीर पे पैचेस हो जाते हैं वो ब्लू ब्लू से, उसको हम लोग ब्लूशिश बोलते हैं। बात समझ आई? पॉइंट क्लियर हो गया जी? बताइए। अब अगर मैं बात करूँ हमारी कैल्सिफिकेशन की, कैल्सिफिकेशन होती है दो तरीके की, एक तो होती है हमारी कौन से वाली, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, और एक होती है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टेसिस के अंदर क्या है डिफरेंस समझो। डिस्ट्रॉफिक को कैसे याद रखोगे? डिस्ट्रॉफिक को याद करने के लिए याद रखना डैमेज टिश्यू। जैसे ही डिस्ट्रॉफिक आए ना, डी फॉर डिस्ट्रॉफिक और डी फॉर डैमेज, याद रह जाएगा। डी फॉर डिस्ट्रॉफिक, अरे भैया रह जाएगा ना याद, बताओ हमको जरा। डी फॉर डिस्ट्रॉफिक और डी फॉर डैमेज टिश्यू। वहीं पर अगर मैं बात करूं मेटास्टैटिक की, मेटास्टैटिक के अंदर क्या हो रहा है, मैक्रोस्कोपिक हाई कैल्शियम, यहाँ पे सेल नॉर्मल है, उसके अंदर क्या है, कैल्शियम की डिपोजिशन बढ़ने लग गई है। डिस्ट्रॉफिक के अंदर अभी मैंने बोला या तो ये डेड या फिर डाइंग टिश्यू के अंदर हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल सीरम कैल्शियम होता है, नॉर्मल लेवल होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आरोटिक वॉल्व होती है ना जो, वहाँ पे कैल्सिफाइड हो गया, मतलब वहाँ पे कैल्शियम की डिपोजिशन होगी है। टीबी लेसन्स के अंदर, ओल्ड टीबी लेसन्स जो होते हैं ना उनके अंदर में देखने। अगर वहीं पर मैं मेटा की बात करूं, मेटास्टैटिक की बात करूं, तो यहाँ पे सेल जो है हमारा क्या है, नॉर्मल लिविंग सेल है। और यहाँ पर जो नॉर्मल जो हमारी कैल्शियम की जो डिपोजिशन होनी थी उससे थोड़ा सा कैल्शियम सीरम ज़्यादा हो गया है, तो हाइपर कैल्सीमिया हमें देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पर हमारा किडनी के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन हो गई है, जिसकी वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रहा है। बात समझ आई? बताइए जी, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? अगर मैं नॉर्मल अब पैथोलॉजी, अभी इतना सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, अब एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो नॉर्मल सेल जो है उसको उसके ऊपर स्ट्रेस आया, उसने अडेप्ट करने की कोशिश की, अडेप्ट नहीं हो पाया तो सेल इंजरी होगी। सेल इंजरी हुई तो दो ही कंडीशन, या तो रिवर्स करेगा या इरिवर्स करेगा। अगर सीवियर में चली गई तो रिवर्स कर रहा है और रिजोल्यूशन उसका एक है, तो सेल की डेथ हो जाएगी या फिर हम लोग प्रोग्राम्ड डेथ तो उसकी कर देंगे। बताइए जी, सभी को पॉइंट क्लियर हो गया? इतना उम्मीद करती हूँ अब आप लोग समझ चुके होंगे एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये दो क्वेश्चन है, साथ में आंसर भी लेके आई हूँ मैं। इस तरीके के आप लोगों को एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कंपटीशन के अंदर भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि एक बेड रिडन पेशेंट है, उसकी जो है काफ मसल साइज जो है वो डिक्रीज हो चुका है, तो ये कौन सा सेलुलर मैकेनिज्म है, तो आंख बंद करके लिखा ना। अरे सेल साइज कम हो रहा है तो एट्रोफी हो रही है भैया, याद हो रहा है? पॉइंट क्लियर हुआ? वहीं पर अगर मैं बात करूं, नेक्रोसिस मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद अ सीवियर ब्रेन टिश्यू इन्फेक्शन। अरे अभी अभी तो बताया था ब्रेन इन्फाक्ट हो रहा है। ब्रेन इन्फाक्ट किसके अंदर हो रहा है? लिक्विफेटिव के अंदर हो रहा है ना भैया, तो लिखा ना आंख बंद करके। बताओ किसी को यहाँ तक समस्या? सब समझ आ गया ना, सब क्लियर हो गया? आंख बंद करके अब हम लोग लिख के आ सकते हैं, आंख बंद करके हम आंसर अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, आंख बंद करके हम एमसीक्यू कर सकते हैं इसके। उम्मीद करती हूँ आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को जितना भी अभी मैंने पैथोलॉजी शुरू करवाई है समझ आ चुका होगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई सारन है।